हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, कल हमने आप लोगों को वाक्य शुद्धि पढ़ाना शुरू किया और उसका एक वीडियो मैंने आपको दिया है और उसमें मैंने ये आपको पढ़ाया है। ये जो आपका वाक्य शुद्धि में क्रिया की अशुद्धि, मैंने इसको पढ़ा दिया है। क्रिया की अशुद्धि में 5 नियम थे आपके। नियम 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4 और नियम नंबर ये 5 नियम थे। इन पांचों को पढ़ा दिया है और आज हमको शुरू करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल संबंधी अशुद्धि। इन्हीं में कभी कभी डिस्टरबेंस होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल ठीक ढंग से नहीं होता है तो वह वाक्य क्या होता है, अशुद्ध होता है ना। अब इसके लिए भी आपको 2-3 नियम मिलेंगे, उनको हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है और पढ़ाई बड़े धैर्य से, बड़े इत्मीनान से करने की विषय वस्तु होती है। तो इसको बहुत फास्ट, बहुत स्पीड में मत पढ़िए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। बहुत फास्ट, बहुत स्पीड पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। आराम आराम से पढ़ते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में घर बनाकर ये बसता जाएगा। तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल संबंधी जो अशुद्धि है, उसमें नियम नंबर 1 आपको क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ता है, मतलब वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, तो उसी के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन का भी निर्धारण होगा, है ना भाई। अगर वह कर्ता के रूप में है तो उसी के अनुसार क्रिया चलेगी। अगर वह कर्ता के रूप में ना होता तो क्रिया उसके अनुसार नहीं चलती, है ना। लेकिन वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी है जो कर्ता का काम कर रही है उस वाक्य में, तो उसी के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का भी लिंग वचन निर्धारित होगा। इसमें आपका आगे उदाहरण भी दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी थी। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ज्ञान क्या है, स्त्रीलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग का शब्द है ये, है ना। ज्ञान क्या है, ज्ञान पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द है तो भैया ये देखो, ज्ञान जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो उसका ज्ञान ये पुल्लिंग शब्द है और यही कर्ता का कार्य कर रहा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये कर्ता का कार्य कर रहा है, और जब कर्ता का कार्य कर रहा है तो इसी के अनुसार इसकी क्रिया भी रहेगी। और ये पुल्लिंग है तो पूंजी थी नहीं, था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? था होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान क्या है, पुल्लिंग है, और जब पुल्लिंग है तो थी के बजाय था होना चाहिए। इसीलिए था नहीं था, इसीलिए तो क्या था, गलत था, है ना। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये थी वाला गलत क्यों है। ये थी वाला इसीलिए गलत है क्योंकि ये पुल्लिंग है, तो ये थी पुल्लिंग नहीं है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं है, इसीलिए ये अशुद्ध है। और दूसरा वाला इनका क्या है, शुद्ध है, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। अब देखिए, पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था, तो अब देखिए कलकत्ता पुल्लिंग शब्द है, और जब पुल्लिंग है तो भैया पुल्लिंग के साथ यहाँ पर पुल्लिंग था का प्रयोग हुआ है, राजधानी था, है ना। अब यहाँ पर अगर हम थी कर देते, पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, है ना, तो आपको लगता है ये तो बढ़िया वाक्य है और सही भी है, लेकिन सही नहीं है। थी नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि कलकत्ता पुल्लिंग है तो यहाँ पर था रहेगा, था भी पुल्लिंग रहना चाहिए, है ना। थी तो आपका स्त्रीलिंग हो जाता। तो ये आपका था थी का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, दोनों उदाहरण, है ना। और आगे देखते हैं, कह रहा है काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ये जो काशी है ना, काशी, काशी आप सोचो जरा, काशी क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है या पुल्लिंग का शब्द है? तो आप कहोगे भैया काशी ये तो स्त्रीलिंग का शब्द है ना।
काशी स्त्रीलिंग का शब्द है। सदा भारतीय संस्कृत का केंद्र रहा नहीं, रही है। काशी सदा भारतीय संस्कृत का केंद्र रही है, क्योंकि ये काशी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर रही रहेगा, और दूसरे वाले में देखिए रही का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये क्या है, शुद्ध है, दूसरा वाला शुद्ध है ना। ये थोड़ी थोड़ी बहुत हल्की सी बारीकियां हैं, और इन्हें अगर समझते हुए नहीं आगे बढ़ोगे ना तो भाई साहब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इनको पढ़िए आप। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे और रिवीजन नहीं करोगे, आप परीक्षा में बेहतर कर नहीं पाओगे। इसलिए सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ा रहा है व्यक्ति आपको, उसने अपने जीवन में जरूर कुछ अनुभव अर्जित किया होगा कि सफलता कैसे मिलती है, पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। तो उसने जो अनुभव अर्जित किया है, अगर वो दे रहा है तो उस अनुभव को आपको ले लेना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए, उस पर कभी इतराना नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो आप का पढ़ने का कोई मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, वो टीचर अपने जीवन का अनुभव अगर दे रहा है और बता रहा है कि भैया नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, है ना, तो आपको ये सोचना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं तो ये क्यों बोल रहे हैं, है ना। ये वास्तव में वास्तविक सच्चाई यही है कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप बेहतर कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए तो बार बार कहता हूँ, तो करना चाहिए, है ना। अब आगे का नियम देखते हैं। देखो आगे का नियम यहाँ पर क्या कहा है, नियम नंबर 2, है ना। नियम नंबर 2 में कहा है, यदि वाक्य में दोनों वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता और किसी अन्य अव्यय से युक्त हो तो क्रिया बहुवचन में होगी तथा उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, है ना। अब इसमें क्या कहा क्या नहीं कहा, आपके दिमाग में सारी बातें आई कि नहीं आई, है ना। ये सब छोड़ो, बस इतना केवल ये जानते रहो, हमेशा केवल एक बात जानते रहो कि क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलती है। क्रिया जैसी कर्ता जैसा रहेगा, क्रिया भी वैसी ही रहेगी। एक बात ये, और अगर कई कर्ता हैं तो अंतिम वाले कर्ता के अनुसार क्रिया को चलाइएगा आप। ये 2 बातें याद रखना, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलेगी, कई गो कर्ता रहेंगे तो अंतिम वाले कर्ता के अनुसार क्रिया को चलाना होगा, है ना। और जब कई गो कर्ता रहेंगे तो भाई बहुवचन हो जाएगा, तो अंतिम कर्ता के अनुसार लिंग का निर्धारण होगा, लेकिन वचन आपका सदैव क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि कई कर्ता थे, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है, और मिला जुला कर इसमें वही बात लिखी गई है ना। इसमें वही बात लिखी गई है कि दोनों लिंग वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता, मतलब आपके देखो यहाँ पर गाय है, घोड़ा है, यहाँ एक गाय है, यहाँ 2 घोड़ा है, वचन आपका एक वचन है, द्विवचन है, कर्ता आपका गाय स्त्रीलिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है। तो कहने का मतलब एकदम मिला उला है ना। एक वचन भी है, द्विवचन भी है, और क्या है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, और यहाँ अव्यय भी है। अब क्या करें, किसके अनुसार हम अपनी क्रिया को चलाएं। तो कुछ नहीं करना है, देखो गाय है, घोड़ा है, बकरी है, तो अर्थात हो गया बहुवचन, क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर अंतिम वाला कर्ता कौन है, बकरी है। अंतिम वाला कर्ता कौन है, बकरी है। बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है ना। तो क्रिया क्या रहेगी, बहुवचन में रहेगी और स्त्रीलिंग की रहेगी। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या समझना है आपको, वो सब चीजें आप 2 मिनट 3 मिनट चिंतन करके आप समझ लो। और आपको समझना है ही नहीं, मैंने तो खोल करके सब कुछ बता दिया है ना।
तो यहाँ पर अब हमारी क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग की होगी और कई लोग हैं, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, इसलिए बहुवचन का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या है, चर रही हैं। आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पर हैं पर आपको बिंदी मिलेगी, है की मात्रा के साथ यहीं पर बिंदी ऐसे लगी है, चर रही हैं। तो ये बता रहा है बहुवचन का प्रयोग हुआ है और रही बता रहा है स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब बकरी के अनुसार स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है और बकरी, घोड़ा, गाय इन तीनों के वजह से बहुवचन यानी है, बिंदी है लगाकर ये बिंदी लगा दिया गया है ताकि बहुवचन हो जाए। तो इस तरह से ये एक वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। हमको यही ध्यान देना होता है और यही रिवाइज करना होता है ताकि ये हमारे मन मस्तिष्क में घर बनाकर रह जाए, है ना। अब दो नियम हो गए दोस्तों। अब हमको अव्यय संबंधी अशुद्धि देखना है और हम चाहते तो एक ही दिन में हम चाहते तो एक ही दिन में आपका वाक्य शुद्धिकरण हम पढ़ा करके ख़त्म कर देते, लेकिन एक दिन में पढ़ाने का कोई बहुत बेनिफिट मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। अरे वाक्य शुद्धिकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3-4 दिन में आप इसको नियम सहित पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, तब बेहतर होगा। और एक ही दिन में आप सब कर लोगे, भले कर लोगे लेकिन वो कंठस्थ नहीं होगा, वो तैयार नहीं होगा, वो याद नहीं होगा। तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जिसमें आपको याद ना हो, तैयार ना हो, कंठस्थ ना हो, कुछ हो ही ना, कोई फर्क ही ना पड़े, है ना। इसीलिए इनको तोड़ तोड़ करके कई भाग में पढ़ा रहे हैं, 4 भाग 3 भाग में तोड़ करके पढ़ाएंगे, है ना। जो चीजें एक दिन में पढ़ा देनी चाहिए उसको 3 दिन में पढ़ रहे हो, जरूर बेहतर होगा, है ना। अब अव्यय संबंधी अशुद्धि क्या है। अव्यय संबंधी अशुद्धि जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अव्यय, बहुत सारे अव्यय हमारे हिंदी में हैं, जैसे है ज्यों है, त्यों है ना, क्या नाम है, तथा है, अभी सब यहाँ पर मिलेंगे अव्यय संबंधी अशुद्धि। यहाँ पर देखिए क्या है, यद्यप के साथ तथा, अब जोड़ा बनाना है भाई, है ना। यद्यप भी अव्यय है, तथापि भी अव्यय है। जब यद्यप का प्रयोग होगा उसके साथ तथापि का प्रयोग होगा, दोनों एक साथ प्रयोग होंगे। यद्यप के साथ जोड़ा किसका रहेगा, तथापि का रहेगा। क्यों के साथ जोड़ा किसका रहेगा, क्यों के साथ जोड़ा इसलिए का रहेगा, है ना, इसलिए का रहेगा। ज्यों के साथ जोड़ा किसका रहेगा, त्यों का रहेगा। ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। और जितना के साथ, जितना के साथ, यहाँ पर जितना के साथ जोड़ा किसका बनेगा, उतना का बनेगा। जैसे के साथ जोड़ा किसका बनेगा, तैसे का बनेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। यद्यप के साथ तथाप, क्यों के साथ इसलिए, है ना, और ज्यों के साथ त्यों, जितना के साथ उतना, जैसे के साथ तैसे का प्रयोग करना है। और कुछ अव्यय हैं नीचे, वहाँ यहाँ भी और दिया है। केवल और मात्र में से एक का ही प्रयोग होगा। अगर आपने केवल का प्रयोग कर दिया तो इसका प्रयोग नहीं करना है, मात्र का। अगर आपने क्या किया है, मात्र का प्रयोग कर दिया है, मात्र का प्रयोग कर दिया है, तब केवल का प्रयोग नहीं करना है ना। नहीं कहते हैं मेरे केवल मात्र 2 लड़के हैं, मेरे केवल मात्र, केवल का भी प्रयोग कर रहे हो, मात्र का भी प्रयोग कर रहे हो, गलत हो रहा है। मेरे केवल मात्र 2 लड़के हैं, ये गलत है। मेरे मात्र 2 लड़के हैं, ये शुद्ध हो जाएगा, है ना। अब केवल और मात्र में से किसी एक का प्रयोग होता है, तो इन दोनों में से चाहे केवल का प्रयोग करना चाहे मात्र का। परस्पर या आपस में, परस्पर एक शब्द होता है, आपस में एक शब्द होता है, दोनों का भाव एक ही है, तो दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो परस्पर और आपस में, इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग किया जाता है ना। और जब के साथ तब का प्रयोग होता है ना, जब के साथ तब का प्रयोग, जैसे यहाँ यद्यप के साथ तथापि, है ना।
और यहाँ पर फिर से बताया गया है जब के साथ तब का प्रयोग होता है। तो ये सब आपको नोट करना चाहिए, है ना। अब इतनी बातें जान लेने के बाद अब उदाहरण देखिए यहाँ पर, है ना, क्या कहा गया है, वह जब आए तब मैं चलूंगा। तो देखिए जब के साथ क्या है, तब का प्रयोग है, वाक्य शुद्ध है। अब दूसरे में क्या दिया है, वह जब आए, वह जब आए तो मैं चलूं। जब के साथ तो का प्रयोग हो गया है, इसीलिए ये क्या है, गलत है ना। अब आगे है, ज्यों ही स्टेशन पहुंचा, आगे है ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चली गई। अब भैया ज्यों के साथ त्यों का प्रयोग होना सुनिश्चित है ना। अब यहाँ पर त्यों नहीं है, यहाँ पर ज्यों के साथ त्यों होना चाहिए, और त्यों नहीं है, इसीलिए ये क्या है, गलत है ना। जैसे के साथ वैसे रहेगा, जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चली गई। तो यहाँ जैसे कर देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम त्यों कर देंगे तो ये वाला आपका शुद्ध हो जाएगा। ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही बस चली गई। अब देखिए ज्यों के साथ त्यों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ना। ज्यों के साथ त्यों का प्रयोग हुआ है। अब जब ज्यों के साथ त्यों का प्रयोग हुआ है तो ये वाला वाक्य क्या है, शुद्ध है। ऐसे ही आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, है ना। यहाँ पर उदाहरण नहीं लिखा गया है, यद्यप के साथ तथाप वाला उदाहरण मिलेगा, है ना। और क्यों के साथ इसलिए वाला उदाहरण मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, आप उनका प्रैक्टिस करना, है ना। ढूंढोगे तो सब मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और हमेशा हर चीज के लिए टीचर पर ही निर्भर ना रहो, कुछ अपने ऊपर भी निर्भरता रखो, कुछ अपने भी ढूंढो, सर्च करो, है ना, उनको प्राप्त करो। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है सामान्य ऊंचाई के लिए पर तथा विशेष ऊंचाई के लिए ऊपर का प्रयोग किया जाता है ना। थोड़ी मोड़ी ऊंचाई है, थोड़ी सी ऊंचाई है, ऐसे यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई है तो वो सामान्य ऊंचाई है। बहुत ज्यादा ऊंचाई है तो भाई बहुत ज्यादा ऊंचाई है तो ये विशेष ऊंचाई है। तो जो सामान्य ऊंचाई रहेगी, थोड़ी मोड़ी ऊंचाई रहेगी, उसके लिए पर का प्रयोग करना है, और विशेष ऊंचाई के लिए ऊपर का प्रयोग करना है ना। ऊपर, जैसे पहाड़ बहुत ऊपर ऊंचा होता है ना, तो ऊपर का प्रयोग करेंगे। और छत, छत कितना होता है, 10 फीट या 9 फीट, 9-10 फीट की ऊंचाई पर होता है। तो ये विशेष ऊंचाई नहीं है, ये सामान्य ऊंचाई है। सामान्य ऊंचाई है इसीलिए उसको क्या कहेंगे, पर कहेंगे। मेज के ऊपर कोई वस्तु रखी है तो मेज की ऊंचाई कितनी है, बहुत छोटी सी, कम ही, तो पर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जब सामान्य ऊंचाई रहेगी तो पर का प्रयोग करना होता है, और जब विशेष ऊंचाई होती है तो ऊपर का प्रयोग करना होता है। जैसे कहा है पहाड़ के ऊपर मंदिर है, ठीक बात है, पहाड़ है तो उसकी अपनी विशेष ऊंचाई है, ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। पहाड़ पर मंदिर है, ये आपका गलत हो गया, है ना। देखने में आपको लगेगा, अगर नियम नहीं जानते रहोगे तो आपको लगेगा पहाड़ पर मंदिर है, ये तो बतिया सही है, काहे गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, हम कोर्ट जाएंगे, है ना। इस तरह का भाव आता होगा, गुस्सा आता होगा, कैसे गलत हुआ। तो भाई गलत कैसे हुआ, पहले नियम पूरा पढ़ो। तो नियम पढ़बे नहीं करोगे और फनफनाओगे वैसे ही। पहाड़ पर मंदिर है, ये बात गलत इसलिए है क्योंकि पहाड़ की विशेष ऊंचाई होती है, तो वहां पर नहीं ऊपर लगेगा, पहाड़ के ऊपर मंदिर है ना। छत पर लोग बैठे हैं, अब यहाँ पर छत की ऊंचाई सामान्य ऊंचाई होती है ना, छत पर लोग बैठे हैं, ये बात सही है। अब आप कहोगे छत के ऊपर लोग बैठे हैं, छत के ऊपर, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि छत की ऊंचाई सामान्य होती है, बहुत कम होती है, 8-10 फीट होती है। तो इसके लिए ऊपर नहीं, इसके लिए पर का प्रयोग होगा, है ना। और अगर नियम नहीं जानते रहोगे तो ये एकदम तिलमिला जाओगे, झगड़ा कर लोगे, है ना। और नियम जानते रहोगे तो एकदम शांत स्वभाव से बैठ करके जान जाओगे कि भैया यही अंतर है ना। पढ़े थे, जानते थे, आज रिवीजन हो गया, तुरंत समझ जाओगे। और जब पढ़े ही नहीं रहोगे कभी, तब लफड़ा करोगे। तो लफड़ा नहीं करना है, पर का प्रयोग कब करना है, ऊपर का प्रयोग कब करना है, ये आपको समझना है।
मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो मतलब आप एक इंसान हो ना और कह रहे हो कि मुझ पर कृपा करो, तो आपकी सामान्य ऊंचाई है, तो पर का प्रयोग है, ये आपका सही है। मुझ ऊपर कृपा करो, ये आपका गलत हो जाएगा। इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूँ। इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूँ। भाई सबसे ऊपर यानी उस सबसे का प्रयोग करके इसने इसे विशेष ऊंचाई बना दिया है, और विशेष बना दिया है इसलिए ऊपर आपका ठीक होगा, है ना। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मैं विभाग में मैं सबसे पर हूँ, ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक, कोई, किसी का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है ना। प्रत्येक का प्रयोग, कोई का प्रयोग, प्रत्येक का प्रयोग, कोई का प्रयोग, किसी का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, कोई दरवाजे पर आया है, तो प्रत्येक का प्रयोग एक वचन में, कोई का प्रयोग एक वचन में, किसी का प्रयोग एक वचन में हमेशा होगा, है ना। अब हाँ, ये एक नियम और है, इसको भी देख लो। उसके बाद वचन संबंधी अशुद्धि को हम आपको कल पढ़ाएंगे। और एक काम करना, इसमें आपको रटना मतलब बार बार रिवीजन ही करना है, और बार बार रिवीजन तभी कर पाओगे जब नोट्स बनाओगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो जान लो अपने जीवन की बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। और आपको जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये उतना ही मूल्यवान नहीं है जितना मूल्यवान मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ कि ऐसे करो, ये ऐसे पढ़ो, ये ऐसे नोट्स बनाओ, इसको जरूर लिखना, है ना। ये जो मैं अनुभव बता रहा हूँ ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर रूल नंबर 4, कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है। कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है ना। अगर कोई, हम कहते हैं कोई भी आ जाए, तो कहते हैं ना कोई भी आ जाए, तो कोई के साथ भी का प्रयोग क्या है, अशुद्ध है ना। किसी भी इंसान को भेज दो, तो किसी भी, किसी के साथ भी का प्रयोग कर दिया तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। कोई आ जाए ये शुद्ध है, किसी को भेज दो ये भी आपका शुद्ध है ना। लेकिन कोई के साथ भी का प्रयोग कर दोगे, किसी के साथ भी का प्रयोग कर दोगे, अशुद्ध हो जाएगा। अब आगे कह रहा है, जब काल का अंतर बताना हो तो बाद का, और स्थान का अंतर बताना हो तो पीछे का प्रयोग होता है। काल मतलब समय, समय का अंतर बताना है तो बाद शब्द लगाएंगे, और जब स्थान का अंतर बताना है तो पीछे का प्रयोग करेंगे, है ना। स्थान का अंतर बताना है, स्थान का अंतर बताना है तो पीछे का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से समझना, ऐसा क्यों बोला गया है, क्यों कहा जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, मेरे बाद उसका नंबर आया, मेरे बाद उसका नंबर आया, मेरे बाद उसका नंबर आया। यहाँ तो समय को दर्शा रहा है, तो ये आपका समय को दर्शा रहा है, यानी काल को दर्शा रहा है, तो बाद का प्रयोग होगा, ठीक है। गाड़ी पीछे रह गई, है ना। गाड़ी पीछे रह गई, ये भी बात सही है। पीछे का मतलब स्थान का अंतर दिखा रहा है ना। अब हम कह दें गाड़ी बाद रह गई, तो बाद मतलब समय का अंतर दिखाएगा, और गाड़ी बाद रह गई ये समय नहीं, स्थान का बोध कराना चाहता था। और यहाँ राम के बाद श्याम आया, राम के बाद का प्रयोग है, इसका मतलब काल का अंतर है, यानी राम और श्याम में समय का अंतर है ना। तो ये सभी आपके नियम थे जिनको नोट कर लो और रिवीजन करते रहो, और इससे संबंधित आप और भी वाक्य ढूंढो और उसका प्रैक्टिस करो, यही तुम्हारा काम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम वचन संबंधी, है ना, अशुद्धियों को पढ़ाएंगे, फिर और भी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, ऐसे बहुत सारी अशुद्धियां हैं, इन सबको पढ़ाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना।
जय हिंद, वंदे मातरम।